हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। स्टार्ट करते हैं हम लोग विजन आईएएस की सितंबर 2022 की मंथली करंट अफेयर की मैगजीन को। और इस डिस्कशन में सबसे पहले हम बात करेंगे पॉलिटी एंड गवर्नेंस वाले सेक्शन में, जिसके अंदर हमारे पास सबसे पहला आर्टिकल जो है डिस्कस करने को वो है क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन रूल्स 2022। हाल ही में ये रूल्स रिलीज़ करे गए हैं, इन रूल्स को देखते हैं। तो चलिए अपनी डिस्कशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों हम लोग कंटेक्स्ट की, ये रूल्स किस कंटेक्स्ट में आए हैं। तो देखते हैं इस चीज़ को। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने हाल ही में नोटिफाई करे हैं क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन रूल्स 2022। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो दोस्तों आपको यही आ सकता है। बात सिर्फ यूपीएससी के एग्जाम्स की नहीं होती है, बहुत सारे स्टेट एग्जाम्स की भी होती है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम्स की, लाइक एमपीपीएससी, यूपीपीएससी। उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन रूल्स किसके द्वारा नोटिफाई करे गए, कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा। तो उसका आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। एक तो आप ये वाली बात याद रखना। ये रूल्स ना दोस्तों एक प्रकार से डिटेल्ड आस्पेक्ट हैं कि किस प्रकार से एक एक्ट को गवर्न करा जाएगा, और वो एक्ट इन्हीं रूल्स के नाम से मिलता जुलता एक्ट है, क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022। यानी कि इस एक्ट को इम्प्लीमेंट कैसे करा जाए, ये एक्ट वर्क कैसे करेगा, उसी के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस या गाइडलाइन की फॉर्म में आप मान लो ये क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन रूल 2022 रिलीज करे गए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। और ये जो एक्ट है इसी साल 2022 में मार्च के महीने में इस एक्ट को, सीपी एक्ट को पास करा गया था। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले हम आगे बढ़ने से पहले इन रूल्स का डिटेल्ड नेचर एक प्रकार से हम जानते हैं, ताकि ये रूल्स कैसे आए, क्या लिखा हुआ है इन रूल्स में, एक एक बात के ऊपर डिटेल में चर्चा करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, ये जो 2022 के जो रूल्स हैं ना, ये स्पेसिफाई करते हैं डिटेल्स किसके लिए, इस क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट के लिए, कि किस प्रकार से कोई प्रोसीजर ले डाउन करा जाएगा ताकि जो कन्विक्ट हैं या फिर किसी भी मैटर, अब यहां पर किसी भी मैटर से मेरा क्या मतलब है, इसमें क्या स्पेसिफाई करा गया सेट में, क्रिमिनल मैटर्स। कोई भी जो क्रिमिनल मैटर है वहां पर अगर किसी भी पर्सन को दोषी करार दिया गया है, कन्विक्ट दोस्तों एक वो पर्सन होता है जिसको ज्यूरी यानी कि कोर्ट के द्वारा दोषी करार दिया गया है। इसको आप हिंदी में देखोगे ना गूगल पे जाकर, तो कन्विक्ट का मतलब होता है दोषी। अब एक पर्सन जिसको दोषी करार दिया गया है क्रिमिनल मैटर में, उससे जुड़े जब पुलिस छानबीन करेगी, पूछताछ करेगी, तो और भी पर्सन्स होंगे जिनसे इन्वेस्टिगेशन करी जाएगी, जिनको आइडेंटिफाई करा जाएगा। उनके रिकॉर्ड्स को प्रिजर्व रखने के लिए, क्रिमिनल मैटर में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए और दोषियों को आइडेंटिफाई करने के लिए, और भी पर्सन्स को जो कि इस केस से जुड़े होंगे, अब उनसे पूछताछ वगैरह कैसे करनी है, और जो दोषी हैं उनकी मेजरमेंट्स लेने के लिए ये रूल्स आए हैं। अब आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा, ये मेजरमेंट का मतलब यहां पर क्या है। मेजरमेंट का मतलब यहां पर सिंपली बॉडी मेजरमेंट है। अभी हम बात करते हैं इसके बारे में कि एकदम से ये मेजरमेंट वाली चीज बीच में क्यों आई है। अभी आप थोड़ा सा पेशेंस रखो, आगे अभी आपको और क्लियर हो जाएगा। अब इस रूल्स के कुछ की फीचर्स के बारे में बात करते हैं। मुख्य रूप से 4 फीचर्स हमें गिवन है। नंबर 1, टेकिंग मेजरमेंट। मेजरमेंट मैंने आपको बता दिया, बॉडी मेजरमेंट। ये रूल्स स्पेसिफाई करते हैं कि सर्टेन पर्सन्स जो कि कोई क्रिमिनल मैटर के साथ जुड़े होंगे या जिनसे पूछताछ छानबीन चल रही होगी, उनके मेजरमेंट्स नहीं लिए जाएंगे। मेजरमेंट्स विल नॉट बी टेकन अनटिल एंड अनलेस अगर उनके खिलाफ चार्जशीट नहीं पास हो गई है, या फिर किसी भी अपराध के तहत उनको अरेस्ट अगर जब तक नहीं कर लिया गया ना किसी भी केस के अंतर्गत, तब तक उनकी मेजरमेंट नहीं करी जाएगी, क्योंकि ये चीज फिर उल्लंघन होगी बॉडीली इंटेग्रिटी का। कोई भी मुझे पकड़कर ऐसा थोड़ी ना कि मुझसे बोलेगा कि अपना हेयर सैंपल दो, यूरिन सैंपल दो, सिग्नेचर दो, आईरिस स्कैन दो, अंगूठा लगाओ। क्यों दूं मैं? जब तक मैंने कुछ करा ही नहीं है मैं क्यों दूं? पुलिस ने मुझे अरेस्ट नहीं करा, ऐसी थोड़ी ना घूमते फिरते रोड पर किसी को भी बांटते फिरेंगे हम। यही चीज है, तो इसमें ये चीज लिखी गई है। दूसरा, यानी कि ये वाला पॉइंट का मतलब पता है क्या है, जो ऊपर मैंने पॉइंट आपको बताया टेकिंग मेजरमेंट, इसका मतलब दोस्तों ये है कि पुलिस
अपनी मर्जी से ऐसे किसी के भी बॉडली मेजरमेंट नहीं ले सकती, क्योंकि वो फिर उसका राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन हो जाएगा। दूसरा पॉइंट, ऑथोराइज पर्सन ही सिर्फ मेजरमेंट ले सकते हैं। ये रूल्स ने स्पेसिफाई ये कर दिया है कि एक ऑथोराइज्ड यूजर या कोई भी पर्सन जिसके पास स्किल हो मेजरमेंट लेने की, और जनरली अब जब बॉडली मेजरमेंट की बात है तो इससे बेटर कोई तो कोई हो ही नहीं सकता। एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर यानी कि डॉक्टर या कोई भी पर्सन जिसको ऑथराइज करा गया हो ये करने के लिए, वही मेजरमेंट ले सकता है। अब ये सारा प्रोसेस करा कैसे जाएगा, मतलब मेजरमेंट लेने का भी तो एक तरीका होगा ना, कि जैसे मान लो कि चलो अपराधी है, पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया या फिर वो दोषी करार हो गया है। अब शुरुआत कहां से होगी? ऐसा थोड़ी ना उसको ह्यूमिलेट करना है कि नंगा ही कर दो उसको और उस बॉडली मेजरमेंट करने लग गए, उसको ह्यूमिलेट करने लग गए। ह्यूमन राइट्स नाम की भी तो कोई चीज़ होती है कि नहीं होती है? इसके लिए रूल प्रॉपर प्रोसीजर्स है कि इंसान के साथ इंसानी तरीके से बर्ताव करा जाए, चाहे भले ही उसने कोई क्राइम कर रखा है, लेकिन ह्यूमन राइट्स को रिस्पेक्ट करके ये पूरा का पूरा मेजरमेंट का प्रोसीजर हो। इसके लिए पावर दी गई है एनसीआरबी को, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो को। एनसीआरबी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत काम करता है, वो डायरेक्ट करेगा स्टेट्स को कि कैसे आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है और इस इंफॉर्मेशन को कहां पर स्टोर करना है, ताकि फ्यूचर रेफरेंस के लिए काम आ सके। सिंपल सी बात। फिर पनिशमेंट की बात करते हैं। इन रूल्स में साफ तरीके से एक बात बोल दी गई है कि जो ये डेटा कलेक्ट और स्टोर करा जाएगा ना, अगर किसी भी ऑफिसर के द्वारा उसकी गलती से अगर इसका अनऑथराइज एक्सेस कहीं पर लीक हो जाता है, ये कहीं डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, या कोई भी ऑफिसर इस अपराधी के डेटा को या फिर जो भी केस से जुड़े लोग थे उनके डेटा को अगर शेयर करते हैं कहीं पर भी, तो ये जो एक्ट है ना, कौन से एक्ट, क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट के तहत ये जो रूल्स बनाए गए हैं, क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन रूल्स, उसके अंतर्गत ये वाली बात बोली गई है कि इसको फिर पनिशेबल माना जाएगा। और पनिशेबल किसके अंतर्गत माना जाएगा? इंडियन पीनल कोड 1807 के अंतर्गत और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के अंतर्गत पर्सन पनिश करा जा सकता है इसके लिए। आगे बात करते हैं। अब तो ये तो हमने बात कर ली है जो हाल ही में रूल्स आए हैं। एक्ट तो मार्च में आ गया था, तो एक्ट में क्या बोल रखा था, एक्ट देख लेते हैं। एक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक्ट जो है एक प्रकार से स्केलेटन है, उसका जो फ्लैश एंड ब्लड है, यानी कि एक्ट तो एक सिर्फ शरीर है, आत्मा जो है वो तो उसकी रूल्स है कि शरीर चलेगा कैसे, वो तो हमने देख लिया। अब एक बारी शरीर के बारे में भी जान लेते हैं, इस एक्ट के स्ट्रक्चर, इसके ढांचे को जान लेते हैं एक बारी। तो बात करते हैं क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट यानी कि सीपीए एक्ट 2022 के बारे में। मार्च में आया था, देखते हैं। इस एक्ट ने एक पुराने एक्ट को खत्म कर दिया जो कि चला आ रहा था हमारे देश में। आज से 100 साल पहले का पुराना एक एक्ट था, प्रिजनर्स एक्ट 2020 को खत्म कर दिया इस नए वाले एक्ट ने। यानी कि सीपीए ने प्रिजनर्स एक्ट 1920 को खत्म कर दिया सीपीए 2022 के एक्ट ने। इसको उस जमाने में आजादी से पहले अंग्रेजों के द्वारा इनेक्ट करा गया था कि सर्टेन पर्सन्स को ऑथराइज करा जा सके कि वो मेजरमेंट ले सकें और फोटोग्राफ्स ले सकें, वो अपराधी जो कि दोषी करार दिए गए हैं कोर्ट के द्वारा, और दूसरे पर्सन जो कि किसी भी क्रिमिनल मैटर से रिलेटेड है। 2022 का ये जो एक्ट है, इट एक्सपेंड्स द स्कोप एंड एम्बिट्स ऑफ मेजरमेंट। ये जो मेजरमेंट टर्म है ना, इसको और क्लियर करता है, इसके स्कोप को और एक्सपेंड करके बताता है हमें ये 2022 का सीपी एक्ट। क्या बोलता है ये बोलता है कि कोई भी मेजरमेंट जो करी जाएगी ना एक कन्विक्ट की, एक अपराधी की, वो इस प्रकार से होनी चाहिए कि कानून के प्रोविजंस का उल्लंघन ना हो, कानून की मर्यादा लक्ष्मण रेखा को लांघा ना जाए। ये एक्ट ऐसा माना जाता है एक्सपर्ट्स के द्वारा दैट इट विल हेल्प इन यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ पर्सन। यूनिक तरीके से हर एक पर्सन को आइडेंटिफाई करा जाएगा जो कि उस केस से जुड़े हुए हैं, फिर चाहे वो अपराधी हो या डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेटेड हो।
और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के लिए ज़्यादा आसानी हो जाएगी क्रिमिनल केस को सॉल्व करना। एक तो बार बार डेटा की भी झंझट नहीं होगी, क्योंकि यहां पर ऑलरेडी बोल दिया गया कि डेटा को कलेक्ट और स्टोर करा जाएगा। ये चीज़ अब ये एक्ट एकदम से लाने की जरूरत क्यों पड़ गई? 100 साल तक सरकार के दिमाग में नहीं आया क्या कि ऐसा कुछ एक्ट लाना चाहिए? एकदम से मतलब आ गया। आजादी से पहले का प्रिजनर एक्ट 1920 चला आ रहा था, इसको खत्म करके 102 साल बाद लगभग ऐसा एक्ट सीपीए क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट क्यों लाने की जरूरत पड़ गई सरकार को? तो इसके पीछे कुछ एक पॉइंट्स हैं। सबसे पहले तो इसका एम ये है, ऑब्जेक्टिव ये है कि ऐसी प्रोविजन बनाई जाए जिसमें मॉडर्न टेक्निक का इस्तेमाल हो, ताकि जिनकी भी बॉडी मेजरमेंट लेनी है ना केस से जुड़े, उनको एप्रोप्रिएट तरीके से कैप्चर करा जा सके और रिकॉर्ड करा जा सके। एग्जिस्टिंग मेजरमेंट के तौर तरीकों में कुछ लिमिटेशंस थी, उनको दूर करा जा सके। नंबर 2, इन्वेस्टिगेशन जो है क्राइम का, उसको ज़्यादा एफिशिएंट और ज़्यादा तेज़ बनाया जा सके, क्योंकि हमारे देश में जो कन्विक्शन रेट है वो बढ़ता चला जा रहा है। और फिर अगर ये इन्वेस्टिगेशन टले रह जाएं तो आप जानते हो ऑलरेडी पेंडिंग केसेस कितने सारे कोर्ट में है हमारे देश में, लगभग 3 करोड़ के आसपास वो टच कर चुका है वो आंकड़ा। और ये चीज़ सही नहीं है, बिकॉज जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। और प्रीवियस रिकमेंडेशन एक कमेटी और एक कमीशन ने दी थी आज से कुछ साल पहले, और फाइनली इस एक्ट के आने के बाद हम ये मान सकते हैं कि पार्लियामेंट ने उन कमेटी और कमीशंस की रिकमेंडेशन को मान लिया। 2003 की एक कमेटी थी, मालीमात कमेटी। इसके बारे में अक्सर आप करंट अफेयर में प्रीवियस विजन की मैगजीन में सुनते रहते होंगे। इसने रिकमेंड करा था 1920 का जो प्रिजनर एक्ट था इसको अमेंड कर देना चाहिए हमें। और अमेंड करने के बाद हो क्या, मजिस्ट्रेट को पावर दी जाए कि वो ऑथराइज करें कि किस प्रकार से डेटा कलेक्ट करा जाएगा, मेजरमेंट करी जाएगी एक कन्विक्ट की और केस से जुड़े उन सभी लोगों की जिनकी मेजरमेंट करी जा सकती है, सच एज ब्लड सैंपल लेना फॉर डीएनए, बाल, सलाइवा या सीमेन, ये कलेक्ट करा जा सके एक प्रॉपर ढंग से। मालूमात कमेटी ने यह बोला था, और इसके लिए मजिस्ट्रेट को पावर दे दो। 1920 के जो प्रिजनर एक्ट है उस टाइम पर ब्रिटिशर्स ने ऐसी कोई पावर नहीं दी थी, तो 2003 में मालूमात कमेटी ने यह चीज बोली। उससे पहले लगभग 20 साल पहले, 20 से 23 साल पहले लॉ कमीशन ऑफ इंडिया है, उसने एक चीज नोट करी थी कि हमें 1920 के एक्ट को रिवाइज करने की जरूरत है, ताकि जो मॉडर्न ट्रेंड्स हैं क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के, उनके साथ मैच कर सके हम इस चीज को, यानी कि जमाने के हिसाब से बदल सके अपने आप को। कुल मिलाकर बात यह है। अब ये जो रूल्स नोटिफाई करेंगे ना, इनमें जो एक्सपर्ट्स हैं वो कुछ कंसर्न्स भी व्यक्त करते हैं अपना। उनका ये कहना है कि ये जो रूल्स हैं ये कुछ ग्राउंड्स रिस्ट्रिक्ट करते हैं जिसके अंतर्गत पर्सन का डेटा कलेक्ट करा जा सके, यानी कि डेटा कलेक्शन जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं वो और अच्छे ढंग से कर सकती है, लेकिन इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के ऊपर एक बंदिशें डाल दी गई हैं। ये कहना चाह रहा है वाला पॉइंट, कि इफेक्टिव तरीके से और जो कलेक्शन करा जा सकता था डेटा का वो नहीं कर पाएंगी। ये जो रूल्स हैं दे डू नॉट डिफाइन हु इज अ पर्सन स्किल्ड इन टेकिंग मेजरमेंट, और वाइल एक्सपेंडिंग द लिस्ट ऑफ पर्संस हु मे टेक मेजरमेंट, यानी कि अब जो हमने पॉइंट पढ़ा था ना कि मेजरमेंट वाली, ये वाली बात कि कहां गया ये वाला पॉइंट, ये चीज, हाँ, रूल्स स्पेसिफाई दैट ऑथोराइज यूजर्स और एनी पर्सन स्किल्ड इन टेकिंग द मेजरमेंट और रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर वगैरह, यहां पर ये चीज तो बोल दी गई है। अब ये ऑथोराइज यूजर होगा कौन? एनी पर्सन स्किल्ड इन टेकिंग द मेजरमेंट, ये तो आप भी कर सकते हो। बाल कलेक्ट करना, ब्लड सैंपल कलेक्ट करना, यूरिन सैंपल कलेक्ट करना, सिग्नेचर लेना। रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, तो इसकी क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, किस प्रकार का डॉक्टर होना चाहिए। और एनी पर्सन ऑथोराइज्ड इन दिस बिहाफ, तो
ऑथराइज तो चलो कर दिया जाएगा, लेकिन क्या देखकर करा जाएगा उसको ऑथराइज की, ये भी कलेक्ट कर सकता है। ये कंसर्न है दूसरा कि रूल्स डू नॉट डिफाइन हु इज अ पर्सन स्किल्ड इन टेकिंग मेजरमेंट, जबकि लिस्ट को एक्सपेंड कर दिया गया, मतलब वेग तरीके से ये बता दिया गया है कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हो सकता है, वो ऑथराइज पर्सन हो सकता है, एक ऐसा पर्सन जो स्किल्ड हो या ऐसा पर्सन जिसको ऑथराइज करा गया, लेकिन ये होगा कौन, क्वालिफिकेशन कौन होगी, डिसीजन कैसे लिया जाएगा, सिलेक्शन किस बेसिस पे हो रहा है। उसके बाद एक्सेसिव तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है रूल मेकिंग पावर की एनसीआरबी को, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो को, हमने अभी पढ़ा। अब इसकी वजह से होता क्या है, कई सारे एक्सपर्ट्स का ये मानना है इट में वॉलेट द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ रूल्स बिटवीन द एंटिटी जो गाइडलाइंस इशू करते हैं एंड एंटिटी जिनको गाइडलाइंस फॉलो करनी है। मतलब इस पॉइंट का मतलब है कि एक्सपर्ट्स ये कहना चाहते हैं कि एनसीआरबी को इतनी वाइड रेंजिंग पावर्स नहीं देनी चाहिए थी कि ये रूल बनेगा कैसे मेजरमेंट लेने का और बाकी सारी चीजों का, क्योंकि अब ये डिसाइड करेगा एनसीआरबी के किस प्रकार से डेटा को कलेक्ट करना है और स्टोर कहां पर करना है। उसके बाद रिकॉर्ड्स टू बी डिस्ट्रॉयड ऑन रिक्वेस्ट, अगर इन ऑर्डर टू डिस्ट्रॉय एनी रिकॉर्ड, यानी कि कोई भी जैसे कलेक्ट कर लिया गया था सैंपल वगैरह किसी पर्सन का, उसको अपराधी करार दे दिया गया था, वो पर्सन जेल भी रहा है, उसने सजा भी काट लिया, वो बाहर घूम रहा है नॉर्मल सिटीजन की तरह, अब वो चाहता है उसका डेटा जो है वो मिटा दिया जाए क्योंकि अब वो सारी चीजें हो गई हैं, वो उसका पास्ट हो गया लाइफ का। एक रिक्वेस्ट करी जाएगी एक नोडल ऑफिसर को। अब ये एक्ट एम्पावर करता है कि एनसीआरबी जो है वो अपने आप से भी रिकॉर्ड्स को डिस्ट्रक्ट कर सकती है, लेकिन ये रूल्स एक इंडिविजुअल के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी को टांग देते हैं कि वो इंडिविजुअल रिक्वेस्ट करे फॉर सच डिस्ट्रक्शन। अब पर्सन सजा काट आया, सारी चीजें हो गई, या हो सकता है चलो उसको कलेक्ट करा गया था, जरूरी नहीं है कि हर किसी का डेटा जो कलेक्ट करा जाए उसको जेल जाना ही पड़ेगा। इन्वेस्टिगेशन के मामले में जिसको अरेस्ट कर लिया गया है या फिर वो पुलिस कस्टडी में है उसका भी डेटा कलेक्ट करा जा सकता है। अब कोर्ट के कहने पर या जो मर्जी, जैसे उस पर्सन ने जो भी इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया, अब उसको छोड़ने की बारी आ गई है, कोर्ट ने बोला छोड़ दो उसको, ये बेकून है, लेकिन उसका डेटा कलेक्ट कर लिया था पुलिस ने और एनसीआरबी ने उसको स्टोर वगैरह करके रखवा दिया था। अब सरकारी काम कोई भी इतना इजी होता है क्या, आप मुझे बताओ, इतनी आसानी से क्या डेटा अगले दिन ही के सर जी कल मुझे कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर तो दिया, आप मेरा डेटा ये मिटा दो, एकदम से ऑफिसर आपसे बोलेगा और कंप्यूटर में जहां पर भी स्टोर कर रखा होगा फॉर एग्जांपल डिलीट बटन दबाएगा और हट जाएगा। 15 मिनट का काम लगता है आपको ये। और उसके बाद भी जब पर्सन दोषी नहीं निकला या उसका डेटा अब वो जो मिटवाने आया है उसको खुद चक्कर काटने पड़ेगी एनसीआरबी के ऑफिस के, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के ऑफिस के और उसके ऑफिसर्स के आसपास। अब उसमें उसकी क्या गलती, और आप कहोगे कि डेटा पड़ा रहने मिटवाने क्यों आए, नहीं जी, अब ये वाली बात हम 2022 में नहीं कह सकते क्योंकि राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है 2017 के हिसाब से। हर पर्सन को डर है कि मेरा डेटा लीक ना हो जाए, मेरा रिकॉर्ड ना हो। आपको कभी पुलिस वाले ने बिठाया है, रोका है, आप चाहते हो कभी आपका इस चीज़ का रिकॉर्ड हो? आप सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, नहीं ना, कोई नहीं चाहता कि जो उसका रिकॉर्ड था वो मेंटेन रहे। ये चीज़ है। यहां तक हमने बात कर ली है। अब बात करते हैं की प्रोविजंस ऑफ द 2022 एक्ट। कुछ यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस भी हैं, इनके बारे में बात करते हैं। अब इस एक्ट में किसी किसी प्रोविजंस के स्कोप को एक्सपेंड कर दिया गया है जो कि 1920 के प्रिजनर एक्ट में नहीं थे। ये एक्ट एक्सपेंड करता है कि किस प्रकार का डेटा जिसको इस एक्ट के अंतर्गत मेजरमेंट बोला गया है, बॉडली मेजरमेंट, अभी हम आते हैं थोड़ी देर में इसके ऊपर। बॉडली मेजरमेंट जैसे आप ये देख पा रहे हो बायोलॉजिकल सैंपल वगैरह, इसके बारे में अभी हम थोड़ी देर में आते हैं बात करने, लेकिन पहले ऊपर प्रोविजंस की बात करते हैं। ये एक्ट एक्सपेंड करता है टाइप ऑफ डेटा जो कि मेजरमेंट बोला गया है इस एक्ट के अंतर्गत, जो कि कलेक्ट करा जा सका है, उसके बारे में कैसे पर्सन से इस प्रकार का डेटा कलेक्ट करा जा सकता है, अथॉरिटी कौन होगी जिसको ऑथराइज करा जाएगा इस प्रकार की कलेक्शन करने के लिए, और रूल मेकिंग पावर तो हम जान ही चुके हैं कि ये एनसीआरबी के पास है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के पास है।
रिटेंशन ऑफ डिटेल्स, ये एक्ट ये रिक्वायर करता है कि जो डिटेल्स कलेक्ट करी गई हैं उसको संभाल कर रखा जाएगा डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में लगभग 75 सालों के लिए फ्रॉम द डेट ऑफ कलेक्शन, जिस डेट से कलेक्ट करा गया है। फॉर एग्जांपल इसको कलेक्ट करा गया है 2022 से 1 जनवरी से, तो इस डेट से लेकर 75 सालों तक ये डेटा कलेक्ट करेगा मैक्सिमम। अब आपके मन में आएगा 75 साल ही क्यों? हर किसी को पता होता है कि अगर कोई अपराधी है, कुछ है, वो 20+ तो कम से कम हो गई। 75 साल का मतलब है टपक ही जाना है उसने, भगवान को प्यारा हो जाएगा वो तब तक। तो 75 साल में ना बंदा रहेगा और तब तक ना उसका रिकॉर्ड रहेगा। लेकिन दिक्कत ये थी जो हमने ऊपर पढ़ी थी, कंसर्न्स ये थे कई सारे एक्सपर्ट्स के, उससे पहले केस निपट गया, मामला निपट गया और तब हमें हटवाना है उसको, इस रिकॉर्ड को, तो उसमें दिक्कत है। रिकॉर्ड में बी डिस्ट्रॉयड इन केस ऑफ पर्सन्स हु हैव नॉट बीन प्रीवियसली कन्विक्टेड। रिकॉर्ड उस केस में डिस्ट्रॉय करा जा सकता है कि कोई पर्सन ऐसा है जिसको अरेस्ट करा गया लेकिन वो प्रीवियसली कभी कन्विक्ट नहीं था, ऐसा कोई सरकारी रिकॉर्ड नहीं कहता है, और जिनको रिलीज कर दिया गया है कोर्ट के द्वारा विदाउट ट्रायल, या डिस्चार्ज कर दिया गया है, या फिर बाइज्जत बरी कर दिया गया कोर्ट के द्वारा, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया। लेकिन फिर वही वाली बात है ना कि एनसीआरबी के ऑफिस जाओ और उनके ऑफिसर्स के चक्कर काटो, जबकि गलती हमारी है भी नहीं, कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया। और फिर कोर्ट में भी अगर आप ये सोचो कि हम कोर्ट से चले जाएंगे, तो कोर्ट में आप मुझे एक बार बताओ, हमारे देश में तारीखें इतनी आराम से लग जाती हैं क्या? एक ही तारीख में कोर्ट ऑर्डर इंस्ट्रक्शन पास कर देगा, और कोर्ट की तारीखें लगने का मतलब होता है कि वकीलों में आपके पैसे जाएंगे। यानी कि आपको पकड़ा गया, आपकी जेल जाने की नौबत थी, लेकिन आप जैसे जैसे बाइज्जत बरी हो गए, उसके बाद भी आप अपना डेटा हटवाने के लिए पैसे खर्च करो। ये चीज है यहां पर। रेजिस्टेंस टू गिविंग डिटेल्स, रेजिस्टेंस और रिफ्यूजल टू गिव डिटेल्स। अगर कोई पर्सन है, अगर वो ये मानता है, अगर वो ये कह रहा है कि मैं तो नहीं हूं, मैं इस केस में, मुझे पता है कि कोर्ट मुझे बाइज्जत बरी कर देगा, और मैं क्यों दूं अपनी पर्सनल डिटेल, मैं क्यों देता फिर अपने सैंपल्स और ये सब। लेकिन इस एक्ट में ना उस चीज को फिर एक ऑफेंस माना गया है अंडर आईपीसी 1860। एनसीआरबी का रोल, ये एक्ट एम्पावर करता है एनसीआरबी को कि एनसीआरबी कलेक्ट कर सके डिटेल्स अबाउट द पर्संस जो कि कवर्ड है अंडर द एक्ट। और ये डिटेल्स किन किन से कवर करी जा सकती है? स्टेट गवर्नमेंट से, यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन से, और दूसरी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से। यानी कि जिसने भी वो क्रिमिनल डेटा की क्रिमिनल मैटर की इन्वेस्टिगेशन करी है और उससे जुड़े लोगों की इन्वेस्टिगेशन करी है। इस बिल के अंतर्गत, इस एक्ट के अंतर्गत, जब ये बिल था बाद में एक्ट बन गया, उसके अंतर्गत जो अदर फंक्शंस हैं एनसीआरबी के, वो ये हैं कि जो डिटेल्स हैं एनसीआरबी उनको स्टोर कर सकता है, प्रोसेस कर सकता है, किसी को दे सकता है और डिस्ट्रॉय कर सकता है। फॉर एग्जांपल यूपी में किसी डीएसपी ने जो इन्वेस्टिगेट कर रहा है क्राइम, उसने डिटेल्स मांगी एनसीआरबी को कॉल करके उसके किसी ऑफिसर से, तो वो इस तक ये डिटेल पहुंचा सकते हैं। अब यहां पर आप समझ गए कि कंसर्न क्या है। पर्सन को यह भी नहीं पता कि उसकी जो पर्सनल डिटेल्स है वो कहां तक जा रखी है। और आप कहोगे पर्सनल डिटेल देने में दिक्कत क्या होती है? पर्सनल डिटेल देने में बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है, क्योंकि ये उनकी प्राइवेसी का मुद्दा बन जाता है। और फिर उनको ये लगता है कि ये तो अभी जांच हमारी पुलिस कर रही है, कोर्ट में एक बार केस जाएगा तो हमें पता है कि हम निर्दोष हैं, बेगुनाह हैं, लेकिन तब तक डेटा लीक हो रहा है। अब जो 100 साल पहले प्रिजनर एक्ट चलता था 1920 का, इससे हम कंपेयर करते हैं कि 2022 का एक्ट कैसे अलग है, और कुछ पैरामीटर्स के बेसिस पर हम इसको जानेंगे। नंबर 1, डेटा परमिटेड टू बी कलेक्टेड। 1920 के एक्ट में क्या बोला गया था कि किस किस प्रकार का डेटा कलेक्ट करा जा सकता है, और 2022 में वो जो रेंज है डेटा कलेक्शन की उसको कितना बढ़ा दिया गया है, एडिशंस क्या क्या करी गई, इसको देखते हैं। उस जमाने में बोला जाता था, अंग्रेजों के जमाने में, फिंगरप्रिंट, फुटप्रिंट, इंप्रेशन और फोटोग्राफ्स काफी हैं। अब क्या क्या ऐड करा गया इसमें? बायोलॉजिकल सैंपल और उनकी एनालिसिस, आइरिस और रेटिना स्कैन, बिहेवियरल एट्रीब्यूट जैसे पर्सन का सिग्नेचर लो, हैंड राइटिंग वगैरह देखो इसकी, और उसका एग्जामिनेशन करा जा सकता है अंडर सेक्शन 53 एंड 53 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जिसमें
उसके ब्लड सैंपल, सीमेन सैंपल, हेयर सैंपल्स, स्वैब्स और डीएनए प्रोफाइलिंग वगैरह करी जा सकती है। यानी कि पूरी बॉडी को खोद खोद कर निकाल कर उससे इंफॉर्मेशन ली जाएगी। यहां पर आपको एक वर्ड देखा होगा, स्वैब्स। आपके दिमाग में आया होगा ये क्या होता है। कोविड के टाइम पर जब कोविड टेस्ट होता था, ये जो करा जाता था ना, स्वैब कलेक्शन करी जाती थी। यही होता है स्वैब। ये कलेक्ट करा जाएगा और उसको स्टोर कर फिर हमारा मोबाइल नंबर लेकर हमारे मोबाइल पे मैसेज आता था ना कि यू आर कोविड नेगेटिव और कोविड पॉजिटिव। वो स्वैब से पता लगता था, उसके डिटेल होती थी, वो टेस्ट के लिए जाता था, वह पता लग जाता था। यही है, ये चीज यहां पर ऐड करी गई है 2022 के एक्ट में। उसके बाद दूसरा पैरामीटर, पर्सन्स हुज डेटा में भी कलेक्टेड। 1920 के एक्ट में क्या बोला गया, किसका डेटा कलेक्ट करा जा सकता है, और 2022 में क्या, जो लोग दोषी हैं या अरेस्ट करा गया है जिनको ऐसे ऑफेंसेस के लिए जो कि पनिशेबल हैं और जिनमें ऐसा प्रावधान है कि उन ऑफेंस को करने के लिए अगर करा है तो 1 साल या 1 साल से ज़्यादा की सज़ा हो सकती है, उनका डेटा कलेक्ट करा जा सकता है। पर्सन्स ऑर्डर टू गिव सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर और मेंटेनिंग पीस, ऐसे लोगों का। और तीसरा, मजिस्ट्रेट में ऑर्डर इन अदर केसेस कलेक्शन फ्रॉम एनी अरेस्टेड पर्सन, ताकि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में एड करी जा सके। यानी कि मजिस्ट्रेट खुद भी बोल सकता है कि XYZ पर्सन इस केस से डायरेक्टली तो नहीं जुड़ा हुआ है, इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ है, लेकिन इससे डेटा को कलेक्ट करने में केस को मदद मिलेगी तो इसका सैंपल भी कलेक्ट कर लो, तो करा जा सकता था। लेकिन ये पुराने एक्ट की बात थी। नए एक्ट में क्या है, जो पर्सन कन्विक्टेड है या अरेस्टेड है किसी भी ऑफेंस के लिए, हाउएवर बायोलॉजिकल सैंपल्स जो हैं वो दे मे बी टेकन फोर्सेबली। देख रहे हो, जबरदस्ती बायोलॉजिकल सैंपल्स कलेक्ट करे जा सकते हैं, लेकिन सिर्फ ऐसे पर्सन से जिनको अरेस्ट करा गया फॉर ऑफेंसेस अगेंस्ट द विमेन और चाइल्ड, सेक्सुअल ऑफेंसेस वगैरह के लिए या फिर कोई भी मर्डर वगैरह के लिए। और वो ऑफेंस ऐसा होना चाहिए जिसमें मिनिमम सजा 7 साल की हो। किसी भी ऐसे पर्सन का डेटा कलेक्ट करा जा सकता है जिसको डिटेन करा गया हो अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, जो पॉलिटी में पढ़ते हो, या फिर मजिस्ट्रेट के ऑर्डर पर फ्रॉम एनी पर्सन। सिर्फ अरेस्टेड पर्सन नहीं, कोई भी पर्सन जिसको मजिस्ट्रेट ऑर्डर कर दे कि अगर इससे डेटा कलेक्ट करा जाए तो ये इन्वेस्टिगेशन में हेल्प कर सकता है, उसका भी। तो ये और ये वाला पॉइंट लिंक्ड है सेम। तीसरा पैरामीटर, पर्सन्स हु मे रिक्वायर और डायरेक्ट कलेक्शन ऑफ डेटा। मतलब ऊपर वाला पॉइंट ये था, सेकंड पॉइंट, किनका डेटा कलेक्ट करा जा सकता है। और तीसरा पैरामीटर आपको ये बता रहा है डेटा कलेक्शन करने की जिम्मेदारी किसकी होगी। 1920 के एक्ट में ये बोला जाता था जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर होगा अंडर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जो ऑफिसर इंचार्ज होगा किसी भी पुलिस स्टेशन का, या एक सब इंस्पेक्टर की रैंक का या उससे ऊपर, वो कर सकता है, या एक मजिस्ट्रेट कर सकता है। 2022 के एक्ट में क्या बोला गया है, जो ऑफिसर इंचार्ज होगा किसी भी पुलिस स्टेशन का, या जो एक कांस्टेबल या उससे ऊपर के रैंक का एक बंदा हो, वो कर सकता है। हेड वार्डन हो अगर प्रिजन का कोई लेडी या मेल, वो कर सकते हैं। या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हो या जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो फर्स्ट क्लास का, वो कर सकते हैं। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इन केस ऑफ पर्सन्स दे आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन गुड बिहेवियर और पीस, वो भी कर सकते हैं। उसके बाद चौथा पैरामीटर, रूल मेकिंग पावर विद रिगार्ड टू मैटर ऑफ कलेक्टिंग डिटेल्स। रूल कौन बनाएगा कि कैसे करना, कैसे है कलेक्शन, किसका करा जाएगा डेटा, बोलेगा कौन, ये भी हमने देख लिया। लेकिन एक इसका कोई प्रोसीजर तो होता होगा ना कि स्टेप 1 2 स्टेप 2 ये, स्टेप 3 ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी गई है स्टेट गवर्नमेंट को पुराने वाले एक्ट में। लेकिन नाउ इट इज वेस्टेड टू स्टेट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों के लिए। ये वाली बात आप याद रखना। अब कुछ कंसर्न्स क्या है इस एक्ट से जुड़े। ऐसा माना जाता है, जैसे कि हमने बात कर ली, ये राइट टू प्राइवेसी को वॉयलेट कर सकता है, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी जाएगी इस एक्ट के अंतर्गत वो एक इंडिविजुअल की, हमें ये नहीं भूलना चाहिए, एक पर्सनल डेटा है। और
सुप्रीम कोर्ट ने जो 2017 में बातें कही थी राइट टू प्राइवेसी से रिलेटेड, वो इनके साथ मैच नहीं करती ये स्टैंडर्ड जो जैसा कि इस एक्ट में लिख दिया गया है। क्रिमिनल मैटर है तो क्या हुआ, मैंने आपको बताया ना कि ह्यूमन राइट्स जो हैं उन्हीं को तो इंपॉर्टेंस देते हुए साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू प्राइवेसी को एक फंडामेंटल राइट माना था। और बात यहां पर यह है कि अगर पर्सन दोषी करार नहीं भी है तब भी उसके डेटा को हटवाना इतना आसान काम नहीं होने वाला है। दूसरा, अभी हमने एक बात करी थी कि फोर्सेबल तरीके से भी डेटा एक्सट्रैक्ट करा जा सकता है, और अगर जो प्यार से देने को नहीं माने अपना डेटा वगैरह तो उसके ऊपर क्रिमिनल लायबिलिटी लगाई जा सकती है अंडर आईपीसी 1860। इस प्रकार का ये जो क्रिमिनल लेवल थोपा जाता है पर्सन के ऊपर कि तुम्हारे खिलाफ तो अब तो तुम प्यार से देने को मान नहीं रहे हो अपना डेटा, और आईपीसी के तहत ये ऑफेंस माना जाता है। सच क्रिमिनलाइजेशन इज इन वॉलेशन टू इंडिविजुअल्स राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमेशन। सेल्फ इंक्रिमेशन क्या होता है, जो कि दे रखा है अंडर आर्टिकल 20 क्लॉज 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 20 क्लॉज 3 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में यह बोला जाता है कि कोई भी पर्सन जिसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया उसको खुद नहीं बोला जाएगा कि तुम अपने खिलाफ एविडेंसेस दो या अपने लिए एविडेंसेस दो कि तुम बेगुनाह हो या दोषी हो या कोई भी चीज। वो पुलिस का काम है इन्वेस्टिगेट करना। तो आप जो ये क्रिमिनल लायबिलिटी लगा रहे हो पर्सन के ऊपर कि आपको देना ही पड़ेगा सैंपल, वही देना पड़ेगा, तो ये तो हमारे फंडामेंटल राइट को वॉयलेट कर रहा है। एक तो आर्टिकल 20 को भी वॉयलेट कर रहा है, और हमने ऊपर देखा सुप्रीम कोर्ट ने जो हाल ही में लेटेस्ट फंडामेंटल राइट बनाया था हमारे लिए साल 2017 में, राइट टू प्राइवेसी को भी वॉयलेट कर रहा है। उसके बाद इट हाइटेंस द पॉसिबिलिटीज ऑफ मिसयूज। ये मिसयूज भी करा जा सकता है क्योंकि यह एक्ट अलाउ करता है कि मेजरमेंट्स टू बी टेकन इफ अ पर्सन हैज बीन कन्विक्टेड या अरेस्टेड फॉर एनी ऑफेंस इंक्लूडिंग छोटे छोटे ऑफेंसेस के लिए भी, पेटी ऑफेंसेस जिनके लिए पुलिस को खुद पता है कि कोर्ट बेगुनाह साबित कर दे, ये पर्सन अपने आप को कोर्ट में बेगुनाह साबित करवा लेगा और बाइज्जत बरी हो जाएगा। लेकिन अगर मेजरमेंट्स कलेक्ट हो गए तो अगेन बात वही है, पर्सनल डेटा लीक होने की दिक्कत। फर्दर कोई लिमिटेशन नहीं लगाई गई है ऑन द यूज ऑफ डेटा कलेक्टेड। जैसे हमने देखा कि एनसीआरबी से स्टेट ऑफिसर्स वगैरह ये सारे लोगों के पास डेटा एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। और इसकी वजह से हो क्या सकता है, ये जो अपने आप से जो ऑफिसर डेटा इधर से उधर जो कर सकते हैं, इट इज लाइकली टू रिजल्ट इन अब्यूज ऑफ लॉ एट लोअर लेवल्स, और सिस्टम और ज्यादा ओवरबर्डन हो जाएगा इससे। कलेक्शन और स्टोर जब इतने सारे पर्सन का स्टोरेज होता रहेगा, और स्टोरेज भी देखो ऐसा बोल रहा है 75 साल के लिए। अब 75 साल बाद जो ऑफिसर आज कलेक्ट कर रहा है जो डेटा, वो भी तो नहीं रहेगा दुनिया में, तो जिनके लिए कलेक्ट करा जा रहा है वो भी नहीं रहेंगे, और कब जाकर ये हटेगा, केस कब का बंद हो चुका होगा। और इस प्रकार की कलेक्शन जो है फिर उसके लिए ये भी हो सकता है कि मास सर्विलियंस हो जाए। अब ये मास सर्विलियंस मतलब क्या, पुलिस ने पकड़ लिया आपको, और अभी ऊपर हमने पढ़ा ना पेटी ऑफेंसेस के लिए भी, यहां पर आपको छोटा सा कोई आपके कोई बात थी उसके लिए पकड़ लिया, कोर्ट ने आपको बाइज्जत बरी कर दिया है, लेकिन आपका डेटा और ऐसे छोटे छोटे ऑफेंसेस के लिए लगभग मान लो देश में 5-10 साल में 20 करोड़ लोग ऐसे पकड़े गए। अब 20 करोड़ लोगों का पर्सनल डेटा, इसका मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज के पास है, सोचो जरा, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के पास है, तो ये तो सरासर वॉल्यूशन हुआ राइट टू प्राइवेसी का। और ये दूसरे डेटाबेस के साथ हो सकता है फिर कंबाइन हो जाए, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स, जिसमें 24 घंटे हम कहां हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, इसके ऊपर निगरानी रखी जा सके। ये तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के और हमारे देश के पैरामीटर्स के इंडिकेटर्स नहीं है। हमारा देश कोई नॉर्थ कोरिया थोड़ी ना जिसमें हम ऐसे रहें डर डर कर और हर कोई हम पे निगरानी रखे। फिर बात आती है लिमिटेशंस ऑफ एनसीआरबी की। एनसीआरबी के ऊपर पहले भी आरोप लगते रहे हैं कि एनसीआरबी इल इक्विप्ड है क्वालिटी मैनेजमेंट करने के लिए डेटाबेसेस की। पास्ट में एनसीआरबी ने जो मेजरमेंट्स अपनाए हैं,
जो डेटा कलेक्ट करे हैं, सैंपल्स वगैरह, एनालिसिस वगैरह, एनसीआरबी के पास डेटाबेस इतना स्ट्रांग नहीं रहता है। तो अभी नए डेटा को, पुराना डेटा संभाला नहीं जा रहा, नए डेटा कैसे संभाल लोगे भाई साहब आप? और फिर लास्ट बात करी जाती है प्रेडिक्टिव पुलिसिंग की। जो ये दो वर्ड्स ऐड करे गए हैं कि पर्सन के डेटा कलेक्ट करा जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियरल एनालिसिस एंड बिहेवियरल एट्रीब्यूट्स, इसकी वजह से कंसर्न्स रेज करे गए हैं कि डेटा प्रोसेसिंग में गो बियॉन्ड रिकॉर्डिंग ऑफ कोर मैनेजमेंट प्रेडिक्टिव पुलिसिंग के लिए। मतलब कोई कुल मिलाकर बात इस पॉइंट में भी यही हो रही है कि डेटा लीक हो सकता है इधर से उधर। प्रोविजंस डेट में नॉट मीट अप द स्टैंडर्ड्स लेड आउट बाय सुप्रीम कोर्ट इन पोट्टास्वामी केस, यानी कि 2017 की जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी, इस सेट में से क्या क्या प्रोविजन है जो कि सुप्रीम कोर्ट की इन बातों को वायलेट करते हैं। नंबर 1, स्टोरेज इन अ सेंट्रल डेटाबेस कैन बी एक्सेस वाइडली एंड नॉट जस्ट इन द केस फाइल। इतने सारे ऑफिसर्स पर्सनल डेटा को इधर से उधर मूव कर सकते हैं, और जो सेंट्रल डेटाबेस के अंदर भले आपकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो लेकिन उसको एक्सेस कोई भी ऑफिसर कर सकता है। जो सेफगार्ड्स हैं दे हैव बीन डाइल्यूटेड, क्योंकि जो लेवल है उन ऑफिसर्स का जो कि डेटा कलेक्ट कर सकते हैं उनको तो बहुत ही ज्यादा लो लेवल पे कर दिया गया है। अब यहां पर देखो, यहां पर क्या बोल रखा है, पर्सन्स हु मे रिक्वायर और डायरेक्ट कलेक्शन ऑफ डेटा। कौन लोग? ये देख रहे हो, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन, या एक ऐसा ऑफिसर जो कि एक रैंक का है हेड कांस्टेबल का। ये क्या इतने सक्षम होते हैं? इनको ये ट्रेनिंग मिल रखी होती है कि इतना गंभीर तरीके से डेटा, बायोलॉजिकल डेटा और मेजरमेंट्स ये संभाल कर रख सके, किसी पर्सन को लीक नहीं होगी। ये एक हेड कांस्टेबल इंश्योर कर सकता है क्या? आप बताओ। और डेटा, सबसे बड़ी बात जो मैंने आपको बात बताई, 75 साल के लिए स्टोर करा जाएगा इफेक्टिवली, मतलब पूरी लाइफ के लिए पर्सन की, ऑलमोस्ट उसकी जिंदगी। मैंने आपको बताया ना, कलेक्शन करने वाला ऑफिसर उस टाइम तक जिंदा होगा, और जिसका डेटा कलेक्ट करा गया वो भी जिंदा नहीं होगा। वो दुनिया तक चले गए हैं, मान लो पर्सन जिनका डेटा कलेक्ट करा गया है, लेकिन वो फिर भी एनसीआरबी के पास स्टोर्ड है। हम कंक्लूजन में क्या बोल सकते हैं, ये जो 2022 का एक्ट है ये एक अच्छा इनिशिएटिव तो है, विच इज टारगेटेड टूवर्ड्स कि हम लोग जो अभी तक बात करते हैं कि प्रिजनर आइडेंटिफिकेशन की टेक्निक्स और ज़्यादा एडवांस होनी चाहिए, इफेक्टिव होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस ज़्यादा बढ़िया होना चाहिए, उस दिशा में कारगर कदम तो है ये। लेकिन 2022 का जो एक्ट है, बात यहां पर घुमा फिरा कर दिया जाती है कि भाई साहब आपने इतनी भयंकर लेवल की प्रोविजंस रख रखी हैं, और वो प्रोविजन से भी दिक्कत नहीं है, लेकिन वो वॉलेटिव है राइट टू प्राइवेसी, यानी कि हमारे फंडामेंटल राइट्स से, और सिटीजंस आर कंसर्न अबाउट रेजिंग डेटा प्राइवेसी इश्यूज। कोई भी ऐसा लॉ जो कि फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट करे, इट मस्ट बी सफिशिएंटली क्लियर एंड प्रिसाइज इन टर्म्स ऑफ द एक्सटेंट। उसको ध्यान से सोच समझ के बनाना चाहिए, उसका स्कोप और नेचर ऐसा होना चाहिए कि वो फंडामेंटल राइट के साथ इंटरफेयर ना करे, और उसके लिए इफेक्टिव और सफिशिएंट सेफगार्ड्स होना चाहिए कि उसकी अब्यूज ऑफ पावर्स जो अथॉरिटीज हैं वो कर सकें, उसको प्रिवेंट करा जा सके। इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो फिर ये जो एक्ट है, इससे बढ़िया कोई चीज़ एक्ट नहीं है। सरकार ने 100 साल के बाद अमेंडमेंट करने को सोचा, लेकिन सोचा तो सही। तो ये हमने डिटेल्ड तरीके से बात करी, जिसमें प्रीलिम्स प्लस मेंस के एस्पेक्ट से आपको एक अच्छा इन्वेस्टिगेटिव प्रोसीजर का अगर आंसर या क्वेश्चन आए लिखने को, तो आप उसको बहुत आसानी से एड्रेस कर सकते हो इस टॉपिक को देखते हुए, एनालाइज करते हुए। तो पॉलिटी एंड गवर्नेंस के हेडिंग में हमने ये पहला जो टॉपिक है वो कवर कर लिया। अब हम बात करेंगे दूसरे टॉपिक के बारे में अगले लेक्चर में, प्रिजन रिफॉर्म्स। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही दोस्तों। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। और कई लोग टेलीग्राम के बारे में पूछते रहते हैं, तो टेलीग्राम जो है वो आपको, उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा, वीडियो के नीचे। आप उधर से ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर आपको इसकी PDF वगैरह मिल जाएगी। इसके साथ ही डू नॉट वरी एट ऑल, मैं अपना पर्सनल जीमेल ID भी दे दूंगा, तो आपको अगर कोई भी दिक्कत हो या कुछ भी दिक्कत हो आप वो कर सकते हो। इसके अलावा टेलीग्राम पे मेरा नंबर भी गिवन होता है,
जिसमें आप मुझे टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप करके एक मैसेज कर सकते हो। प्लीज़ अवॉइड कॉलिंग मी, एकदम से कॉल मत कर देना, क्योंकि फॉर एग्जांपल अभी जैसे मैं आपका लेक्चर ले रहा हूँ तो हो सकता है मैं कोई और लेक्चर ले रहा हूँ, मेरा फाउंडेशन कोर्स वगैरह भी चलता रहता है, तो यू कैन जस्ट मैसेज मी, और आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी क्वेरी लगती है, डाउट लगता है, तो आप वो मुझसे पूछ सकते हो। और इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2023 एंड 2024, और अगर आपको थोड़ा सा डायरेक्शन में दिक्कत है, या फिर आप अच्छे से स्केड्यूल नहीं कर पाते हो, स्टडी प्लान नहीं बना पाते हो, तो उस इन सब चीज़ों के लिए भी, या फिर पर्सनल भी आपको कोई दिक्कत आती है प्रिपरेशन की फेस में या जर्नल लाइफ में भी, तो आप ये सारी चीज़ें बेझिझक एज अ फ्रेंड मुझसे डिस्कस कर सकते हो। आई विल हेल्प यू आउट। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू दोस्तों, ख्याल रखो अपना।